So today we will start with the Harappan civilization, the bronze culture, the Indus Valley civilization. बहुत सारे नाम है इसके. सबसे पहले हरप्पन कल्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो डिस्कवर की थी एक्सकवेशन से, दैट वाज हरप्पन. ब्रॉन्ज क्यों? क्योंकि इससे पहले कौन सी एज आई थी? चालकोलिथिक. और चालकोलिथिक में कौन सा मेटल यूज होने लग गया था? कॉपर का. अब मेटलर्जी की इंफॉर्मेशन आ गई लोगों को, उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर भी होगी. सो दे स्टार्टेड मिक्सिंग टू मेटल्स एंड ब्रॉन्ज इज अ मेटल फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन. कॉपर वॉज अवेलेबल फ्रॉम द, कहां से मिल रहा था इस टाइम पे मेटल? ये वाला कॉपर का ये मिल रहा था खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान. और टिन कहां से मिल रहा था? टिन इंडिया में अवेलेबल नहीं था, ये मिल रहा था अफगानिस्तान से. सो अब ये चीज देखो कि कल हमने जो पढ़ा सारा कि स्टोन एज डेवलप हुई, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, वो सारी कहां पे डेवलप हो रही दिखती थी हमें? गंगा यमुना दो आपकी तरफ, या फिर उस रादर उससे नीचे, एंड उसके बाद नर्मदा तापी वाले साउथ वाले रीजन में. बट अब जो हम सारी सिविलाइजेशन ये पढ़ेंगे वो कहां पे शिफ्ट होगी है हमारी? पाकिस्तान, मतलब कि टुडेज पाकिस्तान वाले टाइम पे. ऐसा कारण क्यों? कल हमने ये भी डिस्कस करा था, ये गंगा यमुना वगैरह आ रही है, ठीक है, बट जो हमें दिखने को मिलेगी वो राजस्थान, गुजरात एंड टू सम एक्सटेंट वेस्टर्न यूपी, जो आज का वेस्टर्न यूपी अगर हम लगा लें, सिर्फ वहां तक दिखती है ये. कारण कल हमने लास्ट डिस्कस कर, रिवर्स नहीं, अभी रिवर्स का कंसेप्ट नहीं है. अभी क्या था, जो चालकोलिथिक मैन था वो कहां तक रह रहा था? फुटहिल से लेके पहाड़ों की कुछ, मतलब कि कुछ ऊंचाई तक, जहां पे उसको पता लगता था कि शायद मैं यहाँ पे ट्रेड भी कर लूं, वहां पे एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ ले लूंगा. बट ओवर द टाइम जब उसको पता लगा मेटल इज ज्यादा रिलायबल देन द स्टोन, तो उसने क्या करी? शुरू माइग्रेशन शुरू करी. सो दैट मीन्स वो कहां पर आ गया? प्लेन्स की तरफ. गंगा यमुना के शिवालिक फुटहिल्स वगैरह को छोड़ के, वहां के रिवर बेसिन को छोड़ के वो कहां पर आने लग गया? प्लेन्स की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान वाले एरिया में माइग्रेट करने लग गया. एंड जो हमने सेकंड थिंग पढ़ी थी वो ये थी कि उसके बाद चालकोलिथिक का क्या हुआ वो हमें पता नहीं, कि वो खत्म होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इसके बाद ये चालकोलिथिक वाला जो ये यमुना, गंगा यमुना वाला रिवर बेसिन है, ये कब एक्टिवेट होगा? जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी. आयरन क्यों? आयरन की डिस्कवरी के बाद दोबारा से यहां पे इंटरेस्ट क्यों आ जाएगा लोगों का? क्योंकि गंगा के जो फॉरेस्ट हैं दे वर वेरी डेंस, और काफी उनकी स्ट्रॉन्ग वुड थी. ना ही कॉपर से कट रही थी वो पेड़, ना ही वो स्टोन टूल से कट रहे थे. तो जब आयरन आएगा, अब उसके बाद दोबारा से हमारा जो शिफ्ट होगा वो इधर होगा. बट अभी के लिए क्या हुआ? ये गंगा यमुना से माइग्रेट होकर टुवर्ड्स आ गया, गुजरात राजस्थान वाली साइड पे आ गया. अब गर्मी सर्दी का कुछ रहा नहीं, बिकॉज अब जो क्लाइमेट है वो एक ऑप्टिमल होने लग गया, आइस एज खत्म होने लगी है. अब तो एक ऑप्टिमल सा टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है. प्लस इधर भी रिवर्स थे, इधर भी रिवर्स है. पाकिस्तान वाली साइड पे कौन से रिवर्स को आप काउंट करोगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज आ गई एक तो. और उसके बाद जो राजस्थान वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ घग्गर हरक्का रिवर. घग्गर हकरा रिवर हमने पढ़ी थी, तो उसके अक्रॉस भी बड़े सारे इसके हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिलती हैं. बट आज की डेट में घग्गर भी, सरस्वती भी, ये सारे ड्राइड अप हो गए हैं. तो इसके मानसून का कारण भी कहते हैं कई, और कई कहते हैं कि इट वाज बिकॉज ऑफ द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द पेरिनियल रिवर्स, जो बेसिकली इसको सोर्स करते थे. सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन. फर्स्ट अर्बनाइजेशन मतलब फर्स्ट सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ इन द टर्म्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. अब आज की डेट में भी अर्बन की डेफिनेशन क्या होती है? एक अर्बन एरिया की डेफिनेशन होती है कि एक इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स शुड बी इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. इसका होता है सारा कि ये अब आप देख लेना, 5000 उस एरिया की पॉपुलेशन होनी चाहिए. एक किसी भी
अगर इंडिया में आपने किसी को सिटी कहना है, यानी कि अर्बन सेंटर कहना है, उसकी पॉपुलेशन 5000 प्लस होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी 400 किलोमीटर 400 से ज्यादा होनी चाहिए पर स्क्वायर ऑफ किलोमीटर, एंड 3/4 ऑफ मेल पॉपुलेशन शुड बी इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उसके बाद इस एरिया को हम क्या कह देते हैं, अर्बन सेंटर, नहीं तो वो क्या कहलाया जाता है, रूरल। सो ऐसे ही अभी यहाँ पे नॉन अलाइड नहीं, अभी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, सो वो वाला पॉइंट नहीं आएगा, बट एक अर्बन सेटलमेंट की तैयारी शुरू होगी। अर्बन सेटलमेंट मतलब घर लोगों के बने गए, ट्रेड हो रहा है, उसके बाद ट्रेड को एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद उनको गवर्न कर रहे हैं, उसके बाद सारा उनका एक मतलब बेसिकली सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सेटअप है वो रेडी है एक ही जगह पर। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब ओरिजिन, अब इंडस वैली का ओरिजिन कहां से हम कहते हैं, कई इंडिजिनस कहते हैं कि नहीं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बेसिकली क्या चालकोलिथिक का ही मैच्योर फेस है। जो चालकोलिथिक वाले लोग इधर माइग्रेट करें वो ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन उन्होंने बनाई है। कुछ कहते हैं, कुछ मतलब फॉरेन, क्योंकि फॉरेनर्स या एंड इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स को अगर हम ये बता देते कि आज से इतने 100 साल पहले भी हमारे पास इतनी वेल एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो क्या वो इंडियंस को मुंह दिखाने लायक होते? 1921 की बात हो रही है ये। 1921 के बाद ही एक्सकावेशंस का जो दौर है वो शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था इंडिया पे? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स अगर इंडियंस को बता दें कि आपके पास तो इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, इतनी एडवांस्ड एक सिविलाइजेशन थी जिस टाइम पे हम आदि मानव की तरह रह रहे थे, तो दैट मीन्स मतलब कि उनका थोड़ा सा रोब कम हो जाना था। सो उन्होंने क्या करा, इसको बोला कि नहीं, कि आपकी कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली मेसोपोटामियन ग्रीक ही सिविलाइजेशन थी, जो लोग कुछ इधर माइग्रेट हो गए बट वो, और इन्होंने इधर अपनी सिविलाइजेशन बना ली जिसको हमने बोल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट ऐसा कोई भी हमें सबूत नहीं मिलता कि जो मेसोपोटामिया में कोई भी प्रैक्टिसेस, कोई सील्स, कोई वहां पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता। रादर हमें ये मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है वो वहां पर मिली है। उसका कारण क्या कि हमारा ट्रेड उनके साथ था। सो इस वजह से भी इसको फुली हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हम कहें कि इट वाज ऑफ ए इंडिजिनियस ओरिजिन विद फॉरेन इन्फ्लुएंस, बिकॉज अभी भी सारी बात क्या चल रही है, पॉसिबली, शायद ये हो सकता है कल को कोई नई डेवलपमेंट हो जाएगी, कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ और अप्रोच होने लग जाए, वो अभी तक नहीं पता। तो अभी तक हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो पॉसिबली में करें कि शायद ऐसा हो सकता है। अब बैकग्राउंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मेजरली जो इसकी साइट्स मिली हैं वो रिवर बेसिन्स के आसपास मिली हैं। अब रिवर्स का क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पहले पानी मिलता था, पानी से एग्रीकल्चर वहां पे स्टैब्लिश हो जाता था, और उस एग्रीकल्चर की देखभाल के लिए आसपास ही लोग अपने घर बना लेते थे, और उन घरों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता था, शहर। सो इट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 टू 1750 BCE, यानी कि 2500 ईयर्स पुराना, मतलब कि इन BCE से लेके 1750 तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में रही है, हो सकती है। एंड आयरन अभी तक नहीं पता, और ना ही हॉर्स का पता। हॉर्स भी बड़ा कंटेस्टेड है, इसमें कई जगह पे सील मिली है जिसको लोग कहते हैं शायद हॉर्स है, बट हॉर्स इज अ वेरी कंटेस्टेड थिंग कि डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल न्यू अबाउट दिस थिंग और नॉट। एंड आयरन अभी तक नहीं पता, इसलिए गंगा वाली साइड पे ये नहीं गए। उसके बाद 1853 में कनिंगम, ये भी एक ब्रिटिश इंजीनियर था बेसिकली, जो मोहनजोदारो वाली साइड, बेसिकली पाकिस्तान, अभी आप ये समझो मैप में समझाता हूँ, पाकिस्तान, टुडेज पाकिस्तान के रीजन में वो वहां पे कम्युनिकेशन लाइंस बिछा रहा है, रेलवे लाइंस बिछा रहा था, पोस्टल लाइंस बिछा रहा था। वहां पर उसको एक सील मिलती है। सील मतलब एक इतना पत्थर का टुकड़ा जिसपे कुछ ड्राइंग करी है, कुछ उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी है। यहां पर उसको गुल मिलता है, और ऊपर 6 लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ये मिलते हैं। उसको लगता है कि ये आसपास के ट्राइबल लोगों का चीज होनी है, वो फेंक देता है। वो ज्यादा 1853 में उसको कंसिडर नहीं करता। बट ओवर द टाइम 1921 में दयाराम साहनी, ही वाज आल्सो इन एक्सकावेशन
बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ रेलवे लाइन लगानी है, पोस्टल लाइन्स लगानी है, उसको फिर से कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं कि शायद यार यहाँ पे कुछ मतलब एक बार पहले भी हुआ था। नो डाउट इसकी स्टडी चलती रही, बट इसको ज्यादा किसी ने इंपॉर्टेंस दी नहीं, बिकॉज अगर एक्चुअल में ऐसा हो गया कि एक अलग ही सिविलाइजेशन नीचे से निकल आई 1853 में, अभी तो नया नया ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हुआ, तो अभी अगर उनको पता लगा कि इंडियन सिविलाइजेशन तो इतनी ज्यादा एडवांस थी किसी टाइम पे और हम इसको दबाने को रखे, तो इसलिए उन्होंने दबा दिया। बट 1921 में जब उन्होंने ये चीज के बारे में पता लगा तो ही फाउंडेड हड़प्पा। 1921 में जब सेम ऐसे ही कुछ एविडेंसेस दयाराम साहनी को मिले, तो उन्होंने एक्सकवेशन शुरू करी और उन्होंने एक नया शहर ही नीचे से एक्सकवेशन में निकाल दिया, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा इज इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ साहिवाल रीजन, पाकिस्तान आज की डेट में। सो हड़प्पा डिस्कवर हो गया। सो दैट मीन्स हड़प्पा बिकम्स द फर्स्ट साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ है। दिस इज द रीजन इसको ही हम क्या कहते हैं, हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। इनिशियल डिस्कवरीज, अब ये देखो, ये वाली थी वो कुनंगम की जो उसको सील मिली थी, एक बुल और ऊपर कुछ पिक्टोरियल से सिंबल्स मिले हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अपनी स्क्रिप्ट थी वो लिखना जानते थे, इसीलिए उनको एडवांस्ड कहते हैं। आज की डेट में भी हम एक समझदार इंसान किसको कहेंगे, जिसको पढ़ना लिखना आता हो। सो बेसिकली अगर उस टाइम पर भी उनकी एक अपनी स्क्रिप्ट है, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसी की सील मिली, उसने ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी और फेंक दिया। सेकेंडली ये देखो, ये तो ये प्रेजेंट बाउंड्रीज के हिसाब से ये वाली बाउंड्री आपकी आ गई इंडियन बाउंड्री के हिसाब से, एंड दिस इज द कोर्स ऑफ ये वाला ऊपर वाला रीजन, ये सारा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का वो आ गया, आपका चैनल आ गया। इंडस रिवर जा रहा है एंड इट इज यहां पर आके ये अरेबियन सी में जाके मिल रहा है। तो सारी साइड्स हम देखेंगे ना, मेजरली यहां पर डेवलप होएगी और धीरे धीरे ये वेस्टवर्ड मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूवमेंट क्यों? क्योंकि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जिसको पानी मिल रहा था, चाहे तो मॉनसून की वजह से या फिर ओरिजिनल कोर्स ऑफ गंगा यमुना, अब इन दोनों की वजह से कि शायद उनको लगता है कि मॉनसून्स भी वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गए और मींस एंड और जो रिवर कोर्स है गंगा यमुना का जो इसको पेरिनियल सोर्स देता था वो भी शायद से इधर को शिफ्ट हो गया। सो दैट इज व्हाई ये सारी जो साइट्स हैं धीरे धीरे करके इधर को शिफ्ट होती रहेंगी और अल्टीमेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज द साइट ऑफ हड़प्पा, जो सबसे पहले मिला शहर। अब आप कहोगे देखो सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है? छत क्यों नहीं है? छत क्यों नहीं मिली किसी की भी? अब सारी चीजें जमीन के नीचे धसी हुई हैं। अब ऊपर आप समझ लो, फॉर एग्जांपल ये रूम है, इसके 3-4 लेयर्स ऊपर सारी इतनी मिट्टी भर गई, दब गई। जब एक्सकावेशन की तो सबसे पहले एक्सकावेशन करते छत तो उड़ जाएगी ना। तो अगर कभी भी आप ऐसी चीज देखोगे, इसको इमेजिन करना है जस्ट कि ऊपर इसकी छत हो कैसी सकती है। तो छत बहुत रेयर बिल्डिंग्स में है कि हमें डिस्कवर हुई है। तो सबसे पहले जब एक्सकावेशन होती है तो छत टूट जाती है, तो उसके बाद उसका सारा स्टडी होता है। अब यहां पर आपकी आ गई हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंडस और सरस्वती के आसपास रही रिवर्स के। यहां पर आपकी आ गई मेसोपोटामियन, ये देखो यहां से ये पर्शियन गल्फ आ गया, ये रेड सी वाला एरिया आ गया, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ये चाइनीज सिविलाइजेशन। अब एक चीज कॉमन क्या है इनमें देखो, अगर चाइना जो है हुआंगहो रिवर के आसपास है, हड़प्पा जो है इंडस सरस्वती की है, मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट्स एंड इजिप्ट इज अक्रॉस नाइल। अब क्या सिविलाइजेशन, सारी जो वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है कंटेम्परेरी इंडस वैली के साथ, क्या आपको कॉमन चीज दिख रही है? सारी जो सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे हुई है, मेजर नदियों के किनारे, और आज तक इनकी भी नाइल की अपनी लड़ाई चल रही है। उसके बाद टिग्रिस यूफ्रेट्स, यहाँ पर तो चलो और इश्यूज हैं। इंडस सरस्वती, आज भी गंगा यमुना दो आप कितना इंपॉर्टेंट है। एंड चाइना इज कॉल्ड द हुआंगहो वैली, यानी कि हुआंगहो रिवर से। सो ब्रिटिशर्स एक्चुअली डिडंट वांट पीपल टू नो। अगर लोगों को पता लग गया कि हमारे तो 2500 BCE के टाइम पर भी हमारे पास इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो उनका रोल तो खत्म हो जाना था, और इस हिसाब से तो वो बारबेरिक हो गए।
बारबेरिक मतलब आदि मानव टाइप से, तो इसलिए उन्होंने इसको शो ही नहीं किया लोगों को। एंड उसके अलावा जो उस टाइम की और सिविलाइजेशंस थी उसके साथ इसको ज्वाइन करने की कोशिश करी। बट मेसोपोटामिया में एक टेक्स्ट मिला जिसमें उन्होंने स्पेशल रेफरेंस दिया हड़प्पा का, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड का। उन्होंने बोला कि वी आर हैविंग, मतलब बेसिकली मेसोपोटामिया में एक स्क्रिप्ट मिली, एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें यह लिखा है कि मलुहा के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन है। और मलुहा क्या, मलुहा इज द नेम गिवन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय द मेसोपोटामियंस। और जब हम मलुहा के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे रास्ते में दो पोर्ट्स आते हैं, एक तो डेमम एंड दूसरा है मकान। डेमम आज का है बहरेन और मकान है आज का मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट आपका इधर आ जाता है और बहरेन आपका इधर आ जाता है। सो बेसिकली क्या है, जो ट्रेड हो रहा था ऐसे हो रहा था इजिप्ट के साथ, ना कि ऐसे रेड सी से नहीं हो रहा था। इतनी एडवांस्ड उनके पास शिपिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतना सारा घूम के रेड सी से जाए। ये या तो ट्रेड लैंड रूट से हो रहा था या सी से हो रहा था। एंड सी सबसे पास में कौन सा आ जाता है, पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ से क्या होता है, मेसोपोटामिया बेसिकली एक सेंटर काम करता था। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे आगे पर्शियंस। जब इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेड होता है इधर ईस्ट और वेस्ट का आता है, पर्शियंस ये काम करते हैं कि इजिप्ट से सामान, उनके रिसोर्सेज उठाए इंडियंस को दे दिए और इंडियंस के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उनको दे दिए। उसके बाद ये चीज कर ली कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर मिडल ईस्ट ने। तो बेसिकली हमेशा से इसका काम क्या कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ना। तो इसीलिए इसका बहुत इश्यू रहता है। प्लस उसके बाद आ जाता है अपना सिल्क रूट आ जाता है। सो दिस रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस रिमेन्स डिस्टर्ब्ड टिल डेट। तो समझ आ गया कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स डिडंट वांटेड कि भी लोगों को पता लगे। जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस हैं ये हैं। एंड इसके रिवर्स के नाम जरूर याद करने हैं आपने कि कौन सी सिविलाइजेशन कौन से रिवर के अक्रॉस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये पॉसिबल ही है। तो इसलिए एग्जामिनर भी इस पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बिल्कुल टू दी पॉइंट पूछेगा। वो इस पे कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कुछ नहीं पूछ सकता, बिकॉज अभी तक कुछ भी नहीं पता। कल को 10 दिन के बाद कोई नई डिस्कवरी होगी, उसमें नई एक्सकवेशन में रिजल्ट आ गया तो सारी की सारी थ्योरीज फेल हो सकती हैं। सो क्या होगा, लोकेशन। क्या क्वेश्चन होगा, लोकेशन बेस्ड, कि अगर ये लोकेशन में लोकेशन है तो इसमें रिवर कौन सा मिल रहा है। अगर ये लोकेशन है तो यहाँ पे साइट के अक्रॉस क्या एविडेंस मिला हमें, कि अगर हम कहते हैं कि ग्रेट बाथ मिला हमें, तो ग्रेट बाथ कहां पे मिला, उसने यही पूछना है। नो डाउट हम थोड़ा बहुत है इसमें ग्रेट बाथ में अपनी स्पेकुलेशंस लगाएंगे कि शायद ये हो सकता था, ये हो सकता था। उसके बाद सेटालेल्स मिले हैं विद फोर्टिफिकेशन, विदाउट फोर्टिफिकेशन, स्टोन वॉल्स मिली हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या याद रखना है, कौन सी चीज कौन सी साइट पे है, कौन सी रिवर पे है, और इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। ये भी इंडस साइट्स में हम इसको पढ़ेंगे। अब 1921 में पहले उन्होंने कह दिया जयराम सानी ने। नाउ कम्स 1921 में ही आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी क्या कर रहे थे, वो भी एक्सकावेशन के प्रोसेस में होते हैं। एंड लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध रीजन, यानी कि पाकिस्तान में वो क्या डिस्कवर कर देते हैं, मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड। माउंड का मतलब होता है टीला। इसका रीजन क्या है, टीले का मतलब कि यहां पर एक बहुत ही ऐसी जगह मिली है जहां पे लाशें बिछी हुई हैं। तो मे बी ये कहते हैं कि यहां पर जब आर्यन इन्वेजन हुई है तो बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से वहां की सिविलाइजेशन ही सारी खत्म कर दी। और इस वजह से जो ये सारे इंडस वैली के लोग मरे थे वो एज इट इज ही वहां पे दफना दिए, इकट्ठे मास ब्यूरल कर दिया उनका। सो बट अब क्या हुआ कि हड़प्पा की हुई, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पढ़ेंगे दैट इज ऑल पॉसिबली। कुछ भी चीज इसमें हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई क्या हड़प्पा एक्चुअल में हड़प्पा था भी, क्या मोहनजोदारो। कल को अगर कोई ऐसी डिस्कवरी होगी जिसने इसको रिलेट कर दिया मेसोपोटामिया से कि ये मेसोपोटामियन की ही सैटेलाइट सिटी था, फिर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल ही है वहां पे।
तो इसमें कोई थ्योरी मतलब कि फॉर श्योर नहीं कह सकते। अब स्टार्टिंग ओरिजिन की बात ही हमने कर ली कि ओरिजिन कहते हैं कि नहीं शायद ये इंडियंस ही है, इंडियन कल्चर के लोग हैं, शायद ये मेसोपोटामियन है। तो नथिंग इज श्योर इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इवन स्टोन एज में भी यही था हमारा कि कुछ भी हम मतलब कि श्योरिटी से नहीं कह सकते कि शायद से ये हुआ होगा, शायद से माइग्रेशन होगी, शायद से मॉनसून और रिवर्स का कोर्स चेंज होगा, कुछ नहीं पता आज तक हमें। आज तक हम सरस्वती रिवर के कोर्स को और उसके सोर्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला उसके बारे में। तो शायद से ये है कि सरस्वती रिवर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और उस टाइम पर अच्छी खासी उसको पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम हिमालयस मिलता रहता था। सो 1921 में आर.डी. बैनर्जी फाइंड्स मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड। इसको कई बार मोहन मतलब इंडियन ट्रेडिशंस में कृष्ण, उसके साथ भी लिंक करने की कोशिश की जाती है, बट उसका कोई रेलेवेंस बनता नहीं है इसके साथ। एंड बट अब मेन पॉइंट क्या है हमारा कि उधर से हड़प्पा मिल गया, इधर से मोहनजोदारो मिल गया। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों उन्होंने बोला कि ये तो एक ही सिविलाइजेशन है। क्या हुआ ऐसा? जैसे स्टोन एज में था, हमने बोला पैलोलिथिक एज है। पैलोलिथिक एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहां पर आ गई, एक यहां पर आ गई, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों पैलोलिथिक एजेस है? मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, एक चाल्कोलिथिक आपको यहां पे मिल गई, एक यहां पे मिल गई। आप कैसे कह सकोगे इसको कि चाल्कोलिथिक एज है ये कि नहीं है? बिल्कुल, जो ये टूल्स मिलते हैं ना यहाँ पे, या फिर टूल से भी और जनरलाइज अगर हम कर दें, कुछ भी एविडेंसेस मिलते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई पॉटरी मिल गई, कोई स्ट्रक्चर ऑफ होम मिल गया, कोई स्ट्रक्चर ऑफ सिटाडेल्स मिल गया। सिटाडेल मतलब एक मेन बिल्डिंग, जैसे राष्ट्रपति भवन टाइप लगा लो आप, कि वहां पे एक रूलर रह रहा है आपका। तो सिटाडेल मींस एक बड़ी सारी गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्निंग बिल्डिंग। गवर्नमेंट का तो अभी तक इट इज नॉट श्योर कि वहां पे गवर्नमेंट थी नहीं थी, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ गवर्निंग बिल्डिंग। तो वो सेम रहे कि अगर एक जगह पर पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4:2:1 की रेशो में ब्रिक्स यूज हो रही थी, कि 4 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में 4:2:1, तो इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी थी कि अगर यहां पर हड़प्पा में एक साइट मिल रही है जहां पे बिल्डिंग्स में ऐसी की ब्रिक्स यूज हो रही है, बर्न्ट ब्रिक्स, तो मोहनजोदारो में भी यही चीज हो रही है। तो दिस इज द वे कि एविडेंसेस जो मिल रहे हैं वो सिमिलर है। सो दिस इज व्हाई वी आर एबल टू से कि ये तो एक ही बड़े साम्राज्य के कुछ कुछ पार्ट्स हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब बात ठीक है। अब एक सेकेंड थिंग, और ये देखो, ये मोहनजोदारो आ गया। इधर आपका कौन से माउंटेन्स आ जाते हैं पाकिस्तान में? सुलेमान माउंटेन्स। अब ये भी कई लोग कहते हैं कि जो इस चीज को इंडिजिनस ओरिजिन को चैलेंज करते हैं कि शायद से ये यहां से लोग मूव करके इधर आ गए होंगे इन द सर्च ऑफ मेटल। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर यहां पर लोग आइस एज का इफेक्ट ऐसा रहा कि ऊपर वाले एरियाज में लोग छोड़ के बाहर आने लगे, तो यहां पे भी तो सुलेमान माउंटेन्स है। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि यहां से लोग छोड़ के इधर को आने लगे इन द सर्च ऑफ मेटल? तो ये भी एक थ्योरी है। तो यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स को छोड़ के वो टूवर्ड्स रिवर आ रहे हैं, बिकॉज अगर इनको पता लग रहा है एग्रीकल्चर के बारे में और टेम्परेचर ऑप्टिमल हो रहा है, तो इनको नहीं पता लगेगा क्या? तो ये लोग भी आ रहे हैं। एंड विद दिस थिंग ये बात कर देते हैं आर्यंस की। आर्यंस का कुछ हद तक, क्योंकि वो आए तो इधर इंडो यूरोपियन ट्राइब्स ही है बेसिकली, तो आर्यंस कई लोग उसको भी इंडिजिनस कहते थे कि नहीं, आर्यंस वर प्योरली इंडियन रेस। बट वो भी सारा भी कंटेस्टेड चीज है कि आर्यंस थे, अगर थे तो कौन थे, इंडिजिनस थे कि बाहर से आए थे। तो यहां से शायद से लोग कहते हैं कि शायद से आर्यंस की जो एंट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो यहां से शुरू हुई है। तो सिमिलैरिटीज सारी मिल गई, टूल्स, यूटेंसिल्स और सारे एविडेंसेस की। सो वी कॉल इट एज अ बिग एम्पायर, जिसका नाम हमने दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर या ब्रॉन्ज एज। और उसके बाद एक्सकावेशंस और बड़े लेवल पे शुरू होगी कि अगर ये दो हैं, देखो ना, हड़प्पा मोहनजोदारो यहाँ पे कितने अपार्ट हैं ये, तो क्या पता और भी जगह तो और एक्सकावेशन शुरू हुई अप टिल गुजरात, वेस्टर्न यूपी, यहां तक पंजाब वगैरह रीजन में हुई, तो उसमें और सिमिलैरिटी फीचर्स में सेम फीचर्स वाली जो एविडेंस साइट्स हैं वो हमें मिलती है। अब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था इसका? शिवालिक्स नॉर्थ में, इधर वेस्टर्न यूपी मेरठ तक,
मकरान कोस्ट, कराची अभी ढूंढवा, अभी एटलस में देखा था आपने, दैट इज कॉल्ड मकरान कोस्ट। और इधर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है बेसिकली ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन, उसमें से जो बलूचिस्तान छोटा है, बट अगर हम उसको पुराने रेफरेंस में काउंट करें तो बलूचिस्तान ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ईरान, अफगानिस्तान, ये वाला रीजन। तो इतना बड़ा आप देखो, फॉर एग्जांपल एक सिविलाइजेशन है, एंड दिस सिविलाइजेशन वाज, उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो इतना एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो इट वाज अ वेरी बिग सिविलाइजेशन। अब इसमें डेवलप हुए कल्चर्स। अब कल मैंने बोला था कि कल्चर्स कैसे डिफाइन होंगे, अभी कैसे होंगे? अब हर जगह पे एक चीज मिल रही है स्टोन एज में, रादर जब पॉटरी शुरू हो रही है, पॉटरी बताई थी मैंने आपको, घड़े बनने लग गए, घड़े पहले नेसेसिटी में थे, उसके बाद वो एज ए आर्ट यूज होने लग गए। अब यहां पर भी वही चीज हो रही है कि जिस एक तरीके के पॉट्स, एक तरीके पे उनपे मतलब की सजावट, एक तरीके का उनका डिजाइन, तो इस हिसाब से अलग अलग कल्चर्स डेवलप हो गए। जॉर्वे कल्चर नर्मदा तापी वाले रीजन में, सेंट्रल डेक्कन एरिया में, रंगपुर महाराष्ट्र में, कि यहां पर सिमिलर फीचर्स रहे आर्ट एंड कल्चर के। अहार कल्चर राजस्थान में, मालवा कल्चर नवादतोली, ये भी सेंट्रल इंडिया में ही आ जाता है। ये ढूंढो कहां पर है, ये लिख लिया करो साथ साथ में जो मैं पॉइंट्स बोलता हूं कि ये ढूंढ के लाना, और अगले दिन करके लाया करो। सो अगेन 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा ये सिविलाइजेशन था, कंबाइंड ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन। अब सिंध में आज की डेट में हार्डली 15 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल होती है, बेसिकली वो डेजर्ट टाइप्स रीजन ही है। बट अलेक्जेंडर का जो कोर्ट हिस्टोरियन था ना, कर्टियस, वो कहता है कि सिंध एक टाइम पर बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। और इस चीज को हम सोच के कि ठीक है, इसके अगर हम हिसाब से चलें तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वहां पे फॉरेस्ट है, और अब जो स्टोन एज वाला मैन है वो काफी एडवांस्ड हो गया, उसको रहना सहना आ गया, उसको पता है कि अगर कुछ लिमिट तक मुझे फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर करना है तो मैं कर सकता हूं। सो इसलिए वो सिंध वाज अ परफेक्ट लोकेशन। उसका कारण क्या? अभी अगर हम मॉनसून, ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी मॉनसून पार्ट पढ़ा हमने, तो मॉनसून अब हम इंडिया का ये लगा लो, मॉनसून यहां से आते, तो इट वाज बिलीव्ड कि ये मॉनसून एक्चुअल में क्या होता था, वो ऐसे होता था, ये कि ये उधर सिंध वाले रीजन से पहले निकलता था और वहां पे सबसे ज्यादा बारिश करता था, और सबसे ज्यादा बारिश करने का मतलब वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वेजिटेशन सबसे ज्यादा। एंड सेकेंडली एक तो ये आ गया कि हर साल मॉनसून आता है। उसके बाद जो हम गंगा यमुना की बात कर रहे हैं, वो इंडस में कहीं ना कहीं गग्गर, कग्गर, हकारा, सरस्वती, इन रिवर्स को सोर्स करता था। तो दैट मीन्स हर जगह से विन विन सिचुएशन है कि पानी जहां पे रहेगा वहां पे वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन जहां पे आएगी वहां पे फर्टाइल सॉइल होगी, फर्टाइल सॉइल जहां पे होगी वो एग्रीकल्चर होगा। ये फ्रेश वाटर लेके आता था, और ये गंगा यमुना क्या लेके आती थी? पहाड़ों से एलुवियल सॉइल। हम पढ़ते हैं एलुवियल्स बेसिकली क्या है, जो पहाड़ों से वेदरिंग ऑफ रॉक से सिविल जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है वो एलुवियल सॉइल बन रही है। तो यहाँ पर जो गंगा यमुना में बाद में फर्टाइल प्लेन्स बन रहे हैं, वो पहले एक्चुअल में यहाँ पे शायद एग्जिस्ट होते होंगे। इसीलिए सिंध बिकेम अ वेरी फेवरेबल लोकेशन, या इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया बिकेम अ वेरी फेवरेबल लोकेशन, जहां पर एक सिविलाइजेशन, जहां पे एक सभ्यता पूरी रह सकती है। अब उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट है, ये आपने याद करना कि नॉर्थ वेस्ट, वो तो मैंने आपको एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बता दिया था, ये साइट्स याद करनी है अब आपने। ये दामियाबाद है, साउथ वाला है दामियाबाद इन महाराष्ट्र। ये आपने रट लेनी है चीज की, मंडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में, दामियाबाद महाराष्ट्र में, एंड सुटकेंगडोर ये पाकिस्तान में, ये वाली साइड, ये इसके एक्सटेंट है। ये लर्न कर रहे हैं, करना जैसे मर्जी करके, चाहे इसको कोई अपना न्यूमेनिक्स बनाओ, जो मर्जी करो, तो यू हैव टू डू इट।
अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की, हड़प्पा के पीरियडाइजेशन की। सबसे पहले हम बोलेंगे प्री हड़प्पा विच एग्जिस्टेड 5500 to 3300 BCE। ये सारे BCE हैं। अब चालकोलिथिक से जब हड़प्पन में आ रहे हैं तो ये तो है नहीं कि ओवरनाइट की आज चालकोलिथिक एज खत्म हुई और कल से हड़प्पन शुरू होगी। बड़ा ग्रेजुअल सा, बड़ा ही एक वेल सेटल्ड सा चेंज होगा ये तो। उसके बाद आ जाता है अर्ली फेज, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ कुछ साइंस जो हैं हमें दिखने लगे। उसके बाद आ जाता है मैच्योर फेज, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे अपने जोरों शोरों में थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ट्रेड सब में। उसके बाद आता है लेट फेज, जब इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है होना। सो दीज आर द फेजेस जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिवाइड किया गया। सो दीज आर द फेजेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्री हड़प्पन फेज की, दैट इज 5500 BCE टू 3300 BCE, एंड इट इज नथिंग मोर देन नियोलिथिक से चालकोलिथिक की तरफ जब जो फेज है वो जा रहा था। दैट मीन्स वो मेटल्स की तरफ जा रहा है। मेटल्स की तरफ मतलब एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ, ये सब ऑलमोस्ट शुरू होने लगे हैं अभी। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ट्रेसेस कुछ कुछ डेवलप होने लगे हैं, वो सोच डेवलप होने लगी है लोगों की। सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चरल की शुरुआत होगी, मेच्योर स्टेज पे पहुंचने लग गया और चालकोलिथिक में पूरा मेच्योर पहुंच जाते हैं। मेहरगढ़, मोहिंजोदारो की फर्स्ट प्री हड़प्पन कल्चर का एक एविडेंस मिलता है हमें कि जो एक मेच्योर हड़प्पन साइट भी है तो वहां पर भी वही साइट्स मिली है हमें जो एक मेहरगढ़ में मिली है। अब मेहरगढ़, ये नोट कर लो अपने पास, मेहरगढ़। अब जो जो साइट्स में नोट कराऊंगा, घर जाके सारी मैप पे आपने पूरा, चाहे गूगल यूज करो, जैसे मर्जी, इसको लोकेट करके लाना है सबने। पॉलिटिकल मैप पे कर लोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। मेहरगढ़ इज वन ऑफ दो साइट्स। इट इज नियर मोहिंजोदारो, मोहिंजोदारो के पास में ही है। एंड यहां से पॉटरी एविडेंस, बेसिकली क्या है, अब अगर हम बोलेंगे कि इट इज अ हड़प्पन सिविलाइजेशन तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, क्या वहां पे पॉटरी है, क्या वहां पे स्ट्रक्चर्स वैसे के हैं, क्या वहां पे सील वैसी की मिल रही है हमें। सो यहाँ पर हमें पॉटरी मैच्योर हड़प्पन फेज वाली मिली है। सो वी कैन कंसिडर कि मेहरगढ़ ने सबसे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो निशान है वो दिखाने शुरू करे थे। अब ये देखो मोहिंजोदारो आ गया, दिस इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों बताओ, मेहरगढ़ में सबसे पहले साइंस क्यों दिख रहे हैं हमें, अभी बताया मैंने, देखो कुछ मिल रहा है रेलेवेंस। सुलेमान माउंटेन्स यहां पड़ा है हड़प्पा कहीं पर, थोड़ा सा और ऊपर कर लो चाहे। बेसिकली क्या है, लोग सुलेमान माउंटेन से उतर रहे हैं और सबसे पहले प्लेन्स में कहां पे एंटर कर रहे हैं, मेहरगढ़ में। चाहे मोहिंजोदारो और हड़प्पा ये स्टार्टिंग में डिस्कवर हो गए, बट मेहरगढ़ में उतरते सारी प्लेन आगे, और प्लेन में सबसे पहले वो रहेंगे, उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, आगे जाना शुरू करेंगे। सो दैट इज व्हाई मेहरगढ़ में द अर्लीस्ट साइंस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन आर फाउंड। यही चीजों को हमने समझना कि ये मेहरगढ़, अब पहले उधर थे, एकदम से क्या शिफ्ट बजा कि इधर आ गए, और मेहरगढ़, मोहिंजोदारो, इसमें क्या ऐसी खासियत है। तो यही चीजों को समझना हमने। अभी धीरे धीरे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तक जाओगे तो हर चीज का ऐसे ही रेलेवेंस निकलना। याद इतनी सारी चीजें नहीं रह सकती, समझ लोगे काफी हद तक याद में हेल्प हो जाती है उसमें। अब आ गया अर्ली चालकोलिथिक से नियोलिथिक से चालकोलिथिक की तरफ जब जा रहे हैं, उसके बाद मैच्योरिटी हो रही है सारी, वो हो रहा। अब आ जाता है अर्ली फेज, ये आ जाता है 3300 to 2600 BCE। अब क्या है, रूरल से अर्बन एस्टेब्लिशमेंट शुरू होने लग गई। अर्बन का मतलब एक फुल्ली सेटल्ड लाइफ, फुल्ली इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर्ड लाइफ एंड फुल्ली पॉसिबली अ पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पीपल स्टार्टेड टुवर्ड्स द प्लेन्स। अब पूरे जोरों शोरों पे सारे पहाड़ छोड़ के वो उधर से भी गंगा यमुना वाली साइड से भी आ रहे हैं, इधर सुलेमान माउंटेन से भी उतर के आ रहे हैं। प्लेन्स पे पूरे छा जाएंगे ये इंडस वैली के लोग, और रूरल से अर्बन की तरफ आ रहे हैं। अब अमीर एंड कोट डीजी आर द एरियाज इन प्लेन। अब सबसे पहले जो हमें सेटलमेंट्स दिखती हैं ये अर्ली हड़प्पन फेज की, ये कहां पे दिखती हैं, ये भी नोट करो, आमिर, कोट, डीजी, ये दो साइट्स भी हैं आपकी।
अब यहां पर हमें सबसे पहले दिखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं और लोगों ने ग्रुप में यानी कि सोसाइटी में एक सिटी की तरह एक रहना शुरू कर दिया। चलो यहां पर अब देख लो एक बार, अब कल्चर्स की बात करी थी, कल्चर्स किस पे डिपेंड होंगे, पोट्री पे या आइडेंटिकल फीचर्स पे। तो ये देखो यहां पे आ रहा है दम सदात कल्चर, कोट डिजी कल्चर, आहार कल्चर एंड अमरी नाल कल्चर। कोट दीजी यहां से क्लियर कर देंगे, ये रहा आपका अमरी, ये रहा आपका अमरी और ये रहा कोट दीजी। अब मेहरगढ़ से टूवर्ड्स आते आते तो ये भी सारे माउंटेन्स जा रहे हैं, ये टूवर्ड्स कहां पे निकल रहे हैं, प्लेन्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें सेटलमेंट्स मिल रही है वो यहां पे मिलती हैं, जो बेसिकली ये डेटिंग हो रही है। उसके बाद डेटिंग का कौन सा तरीका बताया था मैंने आपको, ये कैसे बता रहे हैं कि ये अर्ली की साइट है, ये मैच्योर की साइट है, ये प्री फेज की साइट है, रेडियो कार्बन डेटिंग कल बताया था। रेडियो कार्बन डेटिंग कल बताया था क्या होता है, C14 का डिके। C14 के डिके को हम पढ़ते हैं आफ्टर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज, या फिर जो नॉन लिविंग है उसकी जो यूजेज है, या फिर वो बाहर के आउट ऑफ एटमॉस्फेयर से आउट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। तो इसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ये शायद से अर्ली की हो सकती है, या लेट की हो सकती है, मैच्योर फेज की हो सकती है। तो ये रही आपकी कोट दीजी एंड अमरी। इससे पहले कौन सी साइट बोली थी मैंने आपको ढूंढने के लिए, मेहरगढ़ ही रहा, चलो वो भी बता दिया था। बट इसको करना जरूर है, ये साइट्स को बहुत जरूरी है याद करना। और इनमें सबसे दो चीजें सबसे ज्यादा, तीन चीजें ज्यादा। सबसे पहले कि कोई भी साइट जो बताएगा वो इंडिया में है कि आज के कि पाकिस्तान में, सबसे पहले हमने ये करना है। उसके बाद देखना है कि स्टेट कौन से में है, कि अगर तो वो पाकिस्तान में है, प्रेफरेबली अगर स्टेट ढूंढ लोगे, एक दो स्टेट्स के बीच में ये सारी साइट्स घूमेंगी, और इंडिया में तो आपको अकेला अकेला स्टेट देखना है। और थर्डली कौन से रिवर के बैंक्स पे ये सिचुएटेड है, क्योंकि एवरी साइट विल बी सिचुएटेड ऑन सर्टेन बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो ये तीन चीजें आपने हर साइट की, वैसे हम भी डिस्कस करेंगे, बट ये तीन चीजें सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखनी है आपने, क्योंकि इसी में वो कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जामिनर की ये इंडिया की साइट्स निकालो इसमें से कौन सी हैं। वो हड़प्पा मोहनजोदारो बोल देगा और आप बोलोगे कि तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बेसिकली इंडिया का पार्ट होगा ही होगा। तो उसमें बड़े ध्यान से इस चीज को हमने देखना। अब आ जाते हैं मैच्योर फेज। मैच्योर में क्या, पूरी तरह से सेटलमेंट्स होगी, सब कुछ सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड हो गए, फोर्टिफिकेशंस होगी, किले बन गए उनके, सब कुछ क्लियर हो गया। बेसिकली हड़प्पा जो है अब अपने फुल फॉर्म में है, एंड दिस इज द पीरियड ऑफ 2600 टू 1900 BCE। ग्रेट अर्बन सेंटर्स बन गए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरी, राखी गढ़ी, कालीबंगन। गढ़ी का मतलब क्या होता है, गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है, फोर्ट्स, यानी कि फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट भी अब शुरू हो चुका है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी दीवारें बना देना। हम देखते हैं महलों, जो अगर हम दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, उसके बाद कोई भी एम्पायर की हम बात करें, उनके अपने किले के आसपास या फिर उनके अपने राज्य के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। कारण क्यों होंगी यहाँ पे दीवारें, लड़ाई का कंसेप्ट हमें इतना क्लियरली तो दिखता नहीं है। नहीं, वही इन्वेजन्स का तो हमें इतना, मतलब कि हम श्योर होके नहीं कह सकते कि ये लड़ने में इंटरेस्टेड थे कि नहीं थे। फ्लड्स, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी साइट्स कहां पर थी, रिवर्स के अक्रॉस थी। और रिवर्स में क्या होएंगे, जब बारिश ज्यादा पड़ जाएगी तो क्या आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे। तो अपने शहर को बचाने के लिए क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन कर देते थे कि दीवारें ना आए। 95% जो है वो थी बर्न्ट ब्रिक्स की, और सिर्फ 5%, 2 या 3 साइट्स हैं जहां पे स्टोन्स यूज हो रहे हैं। अब बट टोटली ये कहां से कहां शिफ्ट हो गए, स्टोन्स से ब्रिक्स की तरफ। उसका कारण क्या, अब जब रिवर बेसिन्स में आ गए, प्लेन्स वाले में, वहां पे तो रिवर जो स्टोन्स है वो छोटे छोटे मिलेंगे हम इनको, बट क्या चीज पूरी भरमार में मिलेगी, मिट्टी। मिट्टी को ये कल को उसकी ईंटें बनाएंगे, उसकी अर्दन करेंगे, बेक करेंगे और ईंटें बना लेंगे। सो दिस इज द रीजन कि अब वो स्टोन्स को छोड़ चुके हैं, अब वो मिट्टी की तरफ आ रहे हैं, और मिट्टी के पक्के घर बनेंगे, सब कुछ उसका सेटलमेंट होगा। बट स्टोन्स का कुछ हद तक रेलेवेंस अभी भी है, सिर्फ 5% ही है उसका। सो कालीबंगन, ये कालीबंगन का नाम इसलिए पड़ी है, यहां से ब्लैक बैंगल्स, काली बंगा,
सो ब्लैक बेंगल्स मिली है, इसलिए इट इज कॉल्ड काली बंगन। अब ये आ गया आपका मैच्योर फेज। ये देखो यहां से ये सारे मूव होके चलो यहां पर भी रहने। अब कहां देखो, स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ इतने से एरिया में ये लिमिटेड थे, अब देखो यहां पर भी आ गए, यहां पर भी आ गए, धीरे धीरे इधर भी आ जाएंगे। सो एक्सपेंशन शुरू हो रही है, प्लेन्स की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। दैट मीन्स एक सिविलाइजेशन फैल रही है बहुत सारी। अब दो चीजें इसमें है, एक तो बैक्टीरिया, BMAC कहते हैं इसको बेसिकली, ये अलग ट्राइब्स हैं बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर है। BMAC बैक्टीरियल मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ये ट्राइब्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर है, ये कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पे बन रही है, बट एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पर भी है, शोटुगाई, आज की डेट में अफगानिस्तान में है ये शोटुगाई, SHORTUGAI। ये कारण क्या हो सकता है आपको बताओ? मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्रॉन्ज इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर कहां से मिल रहा है? खेतरी माइंस राजस्थान से। टिन तो इंडिया में था ही नहीं, कहां से मिल रहा था? अफगानिस्तान से। सो ये सबसे अर्ली एविडेंस है कि एक कॉलोनी बनाना, कि इंपीरियलिज्म तो नहीं बेसिकली हम कह सकते हैं, बट कॉलोनी बनाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने शोटुगाई को अपनी कॉलोनी बना के रखा था ताकि वहां से टिन ले ले और वहां से टिन को डोमिनेट कर ले कि टिन कहीं और पे ना जाए। एंड सेकेंडली यहां से लेपुज लाए, लेपुज लजूली एक ना आज की डेट में भी हम देखते हैं ब्लू स्टोन होता है बेसिकली बड़ा, कई लोगों ने हाथ में भी डाला होता है। तो लेपुज लजाई यहां से स्टोन मिलता था अफगानिस्तान से इनको, तो एज ए सेमी प्रेशियस या प्रेशियस स्टोन उसको यूज करते थे। एंड सेकेंडली यहां से जो मेजर रीजन है वो टिन की प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन को रेगुलेट करते थे, कि ये ना हो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले जाए, ये ना हो कि चाइनीज आए वो ले जाए। तो बेसिकली डोमिनेट करने के चक्कर में एक सैटेलाइट सिटी का सबसे पहला जो हमें एग्जांपल मिलता है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो चुका है अभी, कि दूर की जमीन पे कब्जा कर लो और उसके रिसोर्सेज को अपने हिसाब से चलाओ। हाँ जी आगे नहीं, देखो ये अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान अभी दूर है, ऊपर पाकिस्तान आ रहा है। अभी ये इंडिया काउंट करो इसको आप। हाँ 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 ये रहा नहीं, एक है ना वो, तो उसको एक्सटेंड थोड़ा ना बता पाओगे आप। मेरी बात सुनो, आज की डेट में क्या है, रशिया हम पढ़ते हैं, रशिया बड़ा पढ़ते हो, उसमें आपको कैलिनग्राड पता है कहां पर है? कैलिनग्राड पढ़ाया था मैंने, कैलिनग्राड KILINGARD, ये ढूंढो अभी ढूंढो। हाँ एस्टोनिया, लैटविया, बाल्टिक स्टेट्स की तरफ है वो इधर को जाके इतना सा। बट एक्सटेंट तो हम हमेशा इसको कहते हैं, कभी भी अगर इसको एक्सटेंट में काउंट कर लिया, एक्सटेंट का मतलब एक ऐसा अश्वमेध की तरफ कि जहां तक गया वहां तक, ये नहीं है कि ए से उठ के वो एरोप्लेन से गया और बी पे उतर गया, तो बीच वाले को एक्सटेंट नहीं समझेंगे हम अपनी, ठीक है। तो एक्सटेंट का मतलब है एक अनरिस्ट्रिक्टेड रन, कि जहां मर्जी चल जाओ इतने एरिया में वो मेरा ही राज्य है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। बट ये कि वन ऑफ द साइट्स है, सो इसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है। अब घर जाके कैलिनग्राड जरूर देखना कि कहां पर है, तो वो मंड हमने बोलना, नहीं नहीं नहीं, ये हमने एक्सटेंट की बात करनी है, हमने मंड, ठीक है। ये कैलिनग्राड देखना और फिर बताना कि रशिया की आप जो एक्सटेंट है उसको क्या काउंट करोगे। लेट हड़प्पन फेज, अब पूरी एक सिविलाइजेशन डेवलप होगी, स्टार्टिंग हुई और हर चीज का अंत भी होगा ही होगा, तो क्या आ गया लेटर फेज। इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन। बट यहां पर हम कहते हैं 1800s के बाद, BCE के बाद वो खत्म होना शुरू हो गया। बट लोथल में हमें क्या दिखता है कि 1000 से 900 BCE तक भी इसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, कि शायद से बाकी सारी जगह पे खत्म हो चुकी होगी, बट लोथल में अभी भी लोगों ने उस सभ्यता को बचा के रखा होगा शायद। एंड इट इज ऑल पॉसिबली कि लोथल में अभी भी उसके मिलते हैं, कि जो आर्ट्स आर्टिफैक्ट्स यूज हो रहे हैं वो
हो रहे हैं, मतलब उनकी जो डेटिंग है वो इस टाइम पे हो गई है, बट उनके जो फीचर्स हैं दे रिजेंबल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसीलिए शायद से लोथल में इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी खत्म होने के बावजूद सिर्फ लोथल में शायद लोग उसे फॉलो कर रहे थे। एंड पोस्ट हड़प्पन रीजन, जो पोस्ट हड़प्पन की एक तरह से लोथल में आ गया, और स्वेट वैली कहां पर है? आज के पाकिस्तान में। इट इज कॉल्ड द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। सुवस्तु इसका असली नाम है, सुवस्तु। आर्यंस ने इसको बोला था द लैंड जहां पर अच्छा लैंड बिलोंगिंग टू ड्वेलिंग, जहां पे रह सकते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड है, देखना फोटोज बहुत अच्छी हैं इसकी स्वेट वैली की, बट ये तालिबान के कंट्रोल में, उसकी वजह से ये बड़ा डिस्टर्ब रहता है, बट वैसे देखने में बहुत ज्यादा सुंदर एरिया। अब लेट फेज है। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पहले मतलब कि उसका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहां कहां रह गया? पैचेस में ही रह गया थोड़ा थोड़ा, अब यानी कि खत्म हो रहा है एंड अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा, जिसका रीजन आज तक हमें पता नहीं है। काफी थ्योरीज है, और अगर एक कोई रिसर्च मतलब कि इंसान कर रहा है तो वो तो यही कोशिश करेगा कि मेरी जो थ्योरी, अगर किसी ने बोल दिया कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से सारा ये खत्म हुआ, तो वो पूरा जोर लगा देगा नेचुरल कैलामिटी पे। कोई बोलेगा आर्यन इन्वेजन होगी, आर्यन इन्वेजन होगी। कोई कह रहा है कि यहाँ पे डिजीजेस इतने आ गए, तो डिजीज शायद से आ गए। तो बड़ी सारी थ्योरीज हैं, बट ओवर द टाइम आप मैप में स्टडी करो कि पहले तो कितना बड़ा एम्पायर था, अब कितना पैचेस में कहीं कहीं बेचारे बस इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रीजंस ऑफ डिक्लाइन, कम द रीजन ऑफ डिक्लाइन। शायद से वहां पे फेमाइन्स आगे होंगे, या फिर आर्यन इन्वेजन होगी, या नेचुरल कैलामिटी होगी, या फिर डिजीजेस, या फिर सबसे पहला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का पॉइंट, कि सबसे पहली बार उन एनवायरमेंट को पता, उन लोगों को पता लग गया कि अगर हम एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो बैकफायर करेगा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शायद से इसका रीजन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है फेमाइन्स, भुखमरी आ गई। भुखमरी क्यों? एग्रीकल्चर खत्म हो गया। एग्रीकल्चर क्यों खत्म होगा? जब उसको पानी नहीं लगेगा। और पानी क्यों नहीं लगेगा? कि शायद से गंगा यमुना ने अपना जो रूट था वो डाइवर्ट करके अब टूवर्ड्स उधर ले गए। पहले ये अरेबियन सी में फॉल करते होंगे शायद से, अब ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है फाइनली। दूसरी बात करते हैं कि आर्यन इन्वेजन। लोग कहते हैं कि इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थे जो 1850 में अपने घोड़ों पे आए। घोड़ों का रेफरेंस क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इट इज नॉट श्योर टिल डेट कि उनको घोड़ों के बारे में, हॉर्सेस के बारे में पता था कि नहीं पता था। सिर्फ कुछ कोस्टल टाउन्स जिनका पर्शियन गल्फ के थ्रू मेसोपोटामिया, इजिप्शियन वैलीज के साथ रिलेशन था, वो शायद से घोड़ों को देख के आए थे या घोड़ों को साथ में शिप पे ले आए थे, शायद से। इट इज ऑल अ स्पेकुलेशन। तो वो आए एंड उन्होंने सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। बट इतने बड़े एम्पायर को खत्म करने के लिए कितने इंडो आर्यंस आगे होंगे? तो इट इज ऑल्सो इतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नई थ्योरी बनती। शायद से कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटी आ गई, कि अभी मैंने आपको बताया था मॉनसून इधर से आता है अभी, बट ओरिजिनली जो कर्टियस अलेक्जेंडर का हिस्टोरियन था वो कहता था कि यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत सारे, और जो सारी मॉनसून है वो आती है यहां से। तो शायद से क्या हुआ, मॉनसून ने अपना जो कोर्स ऑफ मूवमेंट है उसको वेस्टवर्ड्स करके वो इधर से आने लगी, इधर बारिश खत्म होगी, नहरों ने अपना रास्ता भी बदल लिया सारा, और यहां पर पड़ गया सूखा पड़ गया, जिससे क्या हो गया, और ये तो हो गया वेस्टर्न जो हमारे होते ईस्ट ट्रेड विंड्स जो इधर से आती थी, इधर से अरावली, वो यहाँ पे ब्लॉक कर लेती थी इसको, और आगे उसकी बारिश और उसकी हवा नहीं जा पाती थी। तो दैट मीन्स ये वाला सारा रीजन क्या हो गया, एक डेजर्ट टाइप की सिचुएशन में बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से लोग जो है उनको प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर हो नहीं रहा था, और एग्रीकल्चर ही वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और जब हो नहीं रहा तो लोगों ने उस देश को छोड़ दिया और अपना इधर उधर मूव करना शुरू कर दिया। शायद से कहते हैं डिजीज, कोई मास, एक ऐसा डिजीज आया होगा, एपिडेमिक टाइप से आया होगा जिसने सारी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया। एंड बहुत पॉसिबल है, अभी कोविड के बाद हमें पता लग गया कि शायद से ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो एंटायर रेस को खत्म कर सकती है, इतनी उसमें पोटेंसी है। सेकेंड इज ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। शायद से इन नदियों के किनारे रहते हुए
इन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा रिवर्स को, एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर दी इतनी ज्यादा लेवल पे, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा कर दी कि उसकी वजह से क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, खत्म होगी या कम होगी, जिसकी वजह से बारिश होनी कम होगी, जिसकी वजह से क्या बढ़ गया, सूखा बढ़ गया। एंड एट द एंड जो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो सिटीज थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया। तो दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस कि कुछ कुछ पार्ट अगर हम सबका ले तो शायद हमें लगता है कि इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी खत्म हुई है। अब हम बढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, टाउन प्लानिंग, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सब चीजों के बारे में। तो टाउन प्लानिंग, बट इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जो अगर टाउन प्लानिंग हड़प्पा में एक तरीके की हो रही है तो मोहिंजोदारो में भी वही मिल रही है, लोथल में भी वो मिल रही है, मांड में भी वही मिल रही है, और इधर यूपी और राजस्थान गुजरात वाले रीजन में हर जगह एक ही तरीके की मिल रही है। क्या मिल रही है? सबसे पहले एक सिटाडेल बनेगा। सिटाडेल मतलब एक गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बिल्डिंग बनेगी जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनेगी। अगर ये कमरा एक शहर समझ लो आप, तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। एक बिल्डिंग क्यों बनेगी, और उसके नीचे नीचे जो आम लोग रहेंगे वो उसके प्लेटफॉर्म के नीचे रहेंगे। सबसे पहला कारण कि यहां पर कोई शायद से कोई पावरफुल बंदा जो इन सबको गवर्न करता होगा वो रहता होगा। सेकेंडली, पूरे शहर को देखने के लिए एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे चाहिए कि ऊपर जाए छत पे और देख ले कि सब ठीक चल रहा है, कहीं पे आग उग तो नहीं लगी, कहीं पे कोई इन्वेजन तो नहीं होगी। तो यहां पे सिटाडेल बन गया। दूसरी बात है, बाकी आसपास लोगों के घर बन जाएंगे। उसके बाद जो सारी सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे चौक बनते हैं, ये होता है। एंड 99% ऑफ साइट्स में क्या है, घर बने हुए हैं यहाँ पे, विच ओपन अगेंस्ट द मेन स्ट्रीट। किसी का भी गली की तरफ दरवाजा नहीं खुलता था, सिर्फ एक साइड अभी हम करेंगे जिसका एक साइड ऐसी मिली है जहां पे घरों के जो दरवाजे हैं मेन, वो मेन सड़क की तरफ खुल रहे हैं। उसके बाद आते थे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि हर घर में, और हाइजीनिक बड़े थे लोगों। उसका कारण हमें कैसे, हर घर में अपना वॉशरूम था, हर घर में अपना बाथरूम और ओपन कोर्टयार्ड था। अब इंडियंस और रादर एशियंस की अगर हम बात करें, एशियंस नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बाथिंग। हमारी सोसाइटी में नहाने को एक बहुत बड़ी जगह दी गई है कि रोज साफ करना है अपने आप को, बट यूरोपियंस में ये चीज नहीं है। एंग्लो सैक्सन्स की हम लड़ाई पढ़ते हैं, है तो बहुत ही मतलब कि ज्यादा पुरानी। एंग्लो सैक्सन्स और डेन्स की आपस में बड़ी लड़ाई होती थी। उसका कारण क्या था कि यूरोपियंस, ये डेन्स जो है ना, हफ्ते में 2 बार नहाते थे एंड अपने आप को साफ रखते थे, बेसिकली हाइजीनिक थे। एंड जो एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी की लेडीज थी, दे यूज्ड टू लाइक डेन्स के जो मतलब कि मेन है, उनको पसंद बहुत करती थी बिकॉज वो साफ सुथरे रहते थे। तो इस वजह से इन दोनों की लड़ाई होती थी। तो ये रीजन है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, हाइजीनिक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करता है कि अपने आप को साफ रखना है। उसका वैसे कारण भी है कि गर्म देश है यहाँ पे, नहीं तो अगर साफ सुथरा नहीं रखोगे तो बीमारियां होंगी। बट ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हुई है। हर घर का एक ओपन कोर्टयार्ड है और उसकी स्लांट जाती है। बेसिकली स्लांट कहां पे जाती है, घर के बाहर बनी नाली में, कि सारा पानी वहां पे जाके इकट्ठा होगा और ड्रेनेज पैटर्न में सारा एक सीवरेज, एक कॉमन सीवरेज में जाएगा सारा। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता लग जाता है कि बड़े हाइजीनिक थे वो, हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपका वो उस टाइम में सोचो कि था, और आज की डेट में अगर बारिश 2 दिन लगातार हो जाए, शहरों का हाल क्या हो जाता है वो हमें पता है। मतलब आज की इतनी एडवांस सोसाइटी ड्रेनेज को नहीं मैनेज कर पा रही, उस टाइम पर देखो इन लोगों ने इसको मैनेज करके रखा हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम्स आ गया। उसके बाद एक गेटवे था, गेटवे एंट्री एग्जिट के लिए काम आता था। एंड सेकेंडली ये टोल का काम करता था, चुंगी जिसको हम कहते हैं, कि अगर किसी ने भी बाहर से आके ट्रेड करना है तो पहले वो अपना आईडी कार्ड दिखाता था। आईडी कार्ड का मतलब क्या होता था, सील, कि अगर किसी के पास बुल की सील है तो यानी कि वो बुल्स का ट्रेड कर सकता है, किसी के पास कॉटन की सील है वो कॉटन का ट्रेड कर सकता है, किसी के पास पॉट्स की है वो, सो डिपेंडिंग ऑन द सील, कि वो एंट्री में अपनी पहचान बताता था। सेकेंडली एंट्री में कुछ उसको टैक्स भी लगता होगा, तो वो कुछ शेल्स देता होगा या फिर कोई सील्स देता होगा, जो भी मोड ऑफ करेंसी है जो हमें नहीं पता आज तक क्या है, तो वो शायद से देता होगा। तो बड़ा ही एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट था। उसके बाद फोर्टिफिकेशन थी, सारे शहर की फोर्टिफिकेशन थी, प्राइमरीली टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड्स एंड सेकेंडरीली शायद से
कि इन्वेजन अगर कल को होगी तो उससे बचना है हमने, शायद से। और यही फीचर्स सारे जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर एक सिटाडेल बन रहा है तो उसकी गवर्निंग स्ट्रक्चर भी होगा कुछ से। सबसे पहली बात, हमें यहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले, कोई टेंपल या कोई वर्शिप प्लेस हमें नहीं मिली। सो इससे हम ये कंक्लूड शायद कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रीस्टली क्लास नहीं थी, कोई वो रिलीजन का इतना नहीं था। सो दैट इज प्रीस्टली क्लास का रूल यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी वॉर के हमें टाइप्स नहीं मिले कि वॉर में यूज होने वाले वेपन्स नहीं मिले, ना ही वॉर में यूज होने वाली कोई भी ऐसी चीज मिली है जिससे हमें पता लग जाए ये वॉरिंग ट्राइब है, वो भी नहीं मिले। दैट मीन्स ये भी नहीं लोग काम कर रहे। तो काम कर जो इनको गवर्न कर कौन रहा है, तो हम बड़े सेफली इसको कह सकते हैं कि शायद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ट्रेड। तो हम बड़े इजीली इसको कह सकते हैं कि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स इसको गवर्न करते थे, क्योंकि हमें इन दोनों के कोई भी एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस सिर्फ एक चीज का मिल रहा है जो है ट्रेड, कि ट्रेड हो रहा है भाई, इसका मेसोपोटामिया से हो रहा है, इंटरनली भी हो रहा है, एक्सटर्नली भी हो रहा है। तो हम शायद से कह सकते हैं कि मोस्ट पॉसिबली क्या है, कल को भी इसका क्या रिजल्ट आएगा कि मर्चेंट्स और ट्रेडर क्लास ही आपस में मिलकर इसे गवर्न कर रहे थे। सेकेंडली, स्ट्रीट्स कट एट 90 डिग्री, फोर्टिफिकेशन हुई पड़ी थी टू प्रिवेंट अगेंस्ट फ्लड्स और इन्वेजन पॉसिबली। सेकेंड इज बर्न्ड ब्रिक्स, ईंटें जो आज की डेट में भी पट्टे में हम मतलब कि बेक करते हैं, तो उनका क्या था 4:1, सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में 4:2:1 की रेशियो में यूज होती थी सारी साइड्स पे जहां पर भी आप देखोगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, बाथरूम्स एंड बेदिंग कोर्टयार्ड्स एंड क्लीनलीनेस। अब ये सारी टाउन प्लानिंग की जो 2500 BCE से स्टार्ट हुई पड़ी है, इसको यूज करके महाराजा जय सिंह ने इन 18th सेंचुरी एक सिटी को डेवलप करा, उसका नाम जयपुर। सो ये देखो कि उस टाइम के प्रिंसिपल्स को यूज करके कितना एडवांस्ड सिटी भी बना दिया, और ड्रेनेज सिस्टम जो इतना ज्यादा एडवांस था वो आज तक नहीं हमसे सेटल हो रहा। नेक्स्ट इज पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोई क्लैरिटी नहीं है, बट कल्चरल होमोजेनिटी है। कल्चरल मतलब कि लोगों का रहन सहन, लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, ट्रेड करना, उनका व्यवहार बेसिकली एक बराबर है। अब इतने बड़े एम्पायर को बनाने के लिए, हमने मैप में देखा ना कहां से कहां फैला हुआ, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए, उनके लोगों को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना कि ऊपर कोई बैठा हो उन्हें गवर्न करने के लिए। और वो हम क्या मोस्ट सेफली कह सकते हैं कि शायद से वो मर्चेंट्स होंगे। और कई लोग कहते थे कि हड़प्पा कैपिटल है, कई लोग कहते थे मोहिंजोदारो कैपिटल है। हड़प्पा क्यों? क्योंकि ग्रैंडरी और सिटाडेल है, और मोहिंजोदारो में से मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स मिली हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डियरेस्ट चीज क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, जैसे FCI के बनते हैं गोडाउन आज की डेट में, तो बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं। तो सबसे डियरेस्ट चीज हमें सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे मिली है? हड़प्पा में। तो इसका मतलब शायद से ये इकोनॉमिक कैपिटल हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा सील्स हमें मिली है मोहिंजोदारो से, तो लगता है कि चाहे वहां पे स्टोरेज होती होगी, बट जो एक्चुअल में ट्रेड है वो आके होता होगा मोहिंजोदारो में, बिकॉज मोहिंजोदारो शायद से अपना कैपिटल होएगी। सो अभी तक इसको कहने का हम कह नहीं सकते। और कई कहते हैं कि ये सारे अलग अलग अपने अपने स्टेट्स थे और अपने हिसाब से ये चलते थे, बट वो भी नहीं हम कह सकते, बिकॉज सिमिलैरिटीज कि एक शहर कैसे बनेगा, सड़कें कैसी बनेगी, फोर्टिफिकेशन कैसे होगी, ब्रिक्स कैसे यूज होंगी, वो सेम थी। तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी कह पाना कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा होगा, तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। एंड हम कह सकते हैं मर्चेंट क्लास शायद से रूल करती होगी, और क्लासलेस सोसाइटी और इगैलिटेरियन नेचर होगी। क्लासलेस का मतलब क्या कि अब स्पेशलाइज्ड लोग हो गए, कि अगर कोई ब्लैक स्मिथ है तो वो ब्लैक स्मिथ है, अगर कोई कपड़े काम करता है वो कपड़े का, अगर वो स्टोन कटिंग का काम कर रहा है वो स्टोन कटिंग का, अगर कोई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज का काम कर रहा है तो वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज का काम कर रहा है। और ये लेटर वैदिक और लेटर वैदिक में ये क्या डेवलप हो जाएगी चीज? ये वर्ण सिस्टम में डेवलप हो जाएगी,
कि जो आज तक तुम काम करते आए हो तुम वही करोगे, बिकॉज उस टाइम पे क्या आ गया, फ्यूडलिज्म। लैंड अब बहुत ज्यादा प्राइमरी सोर्स बन गई, जिसके पास है वो किसी को देने को रेडी नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको है कि मेरे को मिल जाए शायद से, बट उसको वो रोकने की कोशिश में वो क्या करते हैं, वो सबको सेपरेट करते हैं कि नहीं, जो तू आज तक काम करता है वो तू वही काम करेगा, बिकॉज वो कर्म के चक्कर में फंसा देना, लाइफ डेथ लाइफ इसके चक्कर में फंसा देना। सो इस वजह से वर्ण सिस्टम डेवलप हो जाता है बाद में। अभी तक जो स्पेशलाइजेशन थी जस्ट, वो उसकी बाद में उसकी किस्मत लिख देते हैं कि नहीं तेरी किस्मत ही ये काम कर रहा है, चाहे तू अच्छा काम कर रहा था बुरा काम कर रहा था, दैट इज अप टू यू। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में कुछ हम ये नहीं कह सकते कि वन लाइन स्टेटमेंट में आपको बता दूं कि ये रूलर था, ये उसकी सेना थी, या क्या उसका सेटअप था। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। अब जब से हम शुरू से पढ़ रहे हैं बात की, सिर्फ बात क्या हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है कि ट्रेड हो रहा है भाई उस टाइम पे। तो क्या है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, इंडस्ट्री, किसकी, मेटल, टेरिकोटा एंड टेक्सटाइल। टेरिकोटा क्या होता है, मिट्टी के, जो चीनी मिट्टी मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के कुछ यूटेंसिल्स बनाने, तो उस चीज को हम कह रहे हैं। एग्रीकल्चर जोरों शोरों में था, बार्ले, वीट, कॉटन एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनरीज शो कि भाई जो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालकोलिथिक से शुरू हुई पड़ी है, रादर मीजोलिथिक से शुरू हुई पड़ी है, और चालकोलिथिक में आके मैच्योर होके अब पूरी एडवांस वर्जन है फॉर मीट। और कैटल का अभी तक हमें कंफर्म्ड नहीं है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज डन फॉर द मिल्चिंग और नॉट, कि दूध के लिए उसको यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसके बारे में हमें नहीं पता। बट मीट एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस कैटल को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो चुकी थी। हॉर्स का अभी तक कुछ नहीं पता था सही तरीके से। और जैसे हमने देखा कि बर्न्ड ब्रिक्स 4:2:1 के में थे, वैसे ही वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ 16 मल्टीपल्स, कि भाई 16 के मल्टीपल्स में वेट्स थे सारे। और अगर हड़प्पा में एक टाइप ऑफ वेट यूज हो रहा है तो मोहनजोदारो में भी हो रहा है, लोथल में भी वही हो रहा है। तो सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक रेगुलेटेड तरीके पे वेट्स एंड मेजरमेंट्स यूज हो रहे हैं। और अगर इतने बड़े एम्पायर में कुछ एक सेम चीज फॉलो हो रही है तो उसको कोई लागू करने वाला भी होगा, कोई चेक करने वाला भी होगा। तो शायद से गवर्निंग क्लास कौन हो सकती है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा रेगुलेशन से? किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर रेगुलेटेड इकोनॉमी बनेगी? मर्चेंट को, ट्रेडर को, कि अगर वो आज जाके हड़प्पा में करता है ट्रेड तो वहां पर उसको पता है कि मेरी जो प्रोड्यूस है उसका इतना वेट है, ठीक है। तो वहां पर अगर वो जाके जाएगा मोहनजोदारो में, वहां पर भी जाके बोलेगा मेरी इतना वेट है। हड़प्पा में कुछ और स्टैंडर्ड्स हो वेट के, मोहनजोदारो में कुछ और हो, फिर उसके वजह से तो सारा सिस्टम हिल जाएगा, इकोनॉमी हिल जाएगी, जिसपे ये खड़ी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है गोल्ड रिजर्व्स। कल आपको बताया था क्यों गोल्ड रिजर्व्स आ रहे हैं बहुत सारे। हड़प्पा के पास क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सिर्फ, और ये इजिप्शियन और ये मेसोपोटामियन रीजन के पास क्या है, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स है। तो हम इनको क्या दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और वापसी में ये क्या दे रहे हैं हमें, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस। गोल्ड से भी ज्यादा हम अगर इसको हमें जनरल टर्म में कह रहे हैं, प्रेशियस एज वेल एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स दे रहे हैं, और वो भर भर के हमारे पास मिल रहे हैं। और दूसरी बात, सी ट्रेड भी हो रहा है इस टाइम पे पर्शियन गल्फ के थ्रू, जो मेसोपोटामिया के साथ है। वो कैसे हमें पता लगता है, ये देखो एक सील मिली है जिसमें एक शिप बनी हुई है, और मोस्टली क्या है जो इसकी सील्स मिल रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें एक पिक्चर नीचे बनी होती है जैसे इसमें बोट बनी है, और ऊपर कुछ ये मैसेजेस से लिखे होते हैं। अब इसका पता नहीं क्या रीजन है, क्या है इसका मतलब कुछ नहीं है, बट स्क्रिप्ट एज वेल एज अ फोटो, ये एक मेजर जो सील्स हैं हमें उस पर मिलती है। अब आ जाते हैं क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, पॉट्स भी होंगे, ऑर्नामेंट्स भी होंगे। सो कॉपर एंड स्टोन का यूज हो रहा है, स्टोन का अभी भी यूज हो रहा है। मर्चेंट्स बन चुके हैं, स्पेशलाइज्ड मर्चेंट्स बन चुके हैं, जो एक काम कर रहा है वही काम वो कर रहा है। एंड लेटर ये वैदिक पीरियड में क्या डेवलप हो जाता है, वर्ण सिस्टम डेवलप हो जाता है। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर वेरी प्रोमिनेंट। दोनों मेन एंड वीमेन वियर गोल्ड ऑर्नामेंट्स,
और सबसे ज्यादा जो फोकस है इनका पॉटरी पे है। और पॉटरी कितने तरीकों की है? पॉलीक्रोम की, एक या दो मेटल्स को इकट्ठा करके हो जाता है। परफोरेटेड होल्स, जैसे ये देखो ये वाला होल्स वाला टाइप, नोबियर बल्जिस वाला ये हो गया। उसके बाद मोटिव्स फ्लोरा एंड फोना ये बना हुआ है, फ्लोरा सॉरी ये देख लो फ्लोरा एंड फोना ये बना हुआ है। उसके बाद पेंटेड रेड एंड ब्लैकवेयर ये आ गया, पेंटेड रेड एंड ब्लैकवेयर आपके। तो पॉटरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट था, हैंडमेड भी था और व्हील मेड भी था। अभी नेक्स्ट इज सोशल लाइफ। सोशल लाइफ, बोथ मेन एंड वुमेन यूज्ड टू वियर दिस ऑर्नामेंट्स। एक मिला हमें स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली एक हमें सील मिली है लोथल से, तो लगता है कि शायद से इनको म्यूजिक के बारे में भी पता है। उसके बाद क्यूबिकल डाइस, ये मोहनजोदारो से मिली है, आज की डेट में भी हम यही यूज करते हैं। चेकर्ड चेस, एक होती है चेस, एक होती है चेकर्ड चेस। चेकर्ड चेस ये हमें मिली है इस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पे। और हंटिंग और एनिमल्स की आपस में फाइट कराना इनका पैशन है, तो आज तक फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली ये सारे इनके अच्छे पास टाइम्स थे। और फिशिंग भी अब काफी हद तक करी जा रही है। फिशिंग हम कैसे कह सकते हैं कि करी जा रही है, इस पे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द सील्स जो हैं उसमें फिशेस बनी हुई हैं। तो दैट मीन्स हमें ये पता लगता है कि इनको फिशेस के बारे में पता है। एंड कई जगहों से कॉपर हुक्स मिली हैं। हुक्स क्या है? वो जो रस्सी से बांध के नीचे भेज देते हैं और उस पर कुछ लगा के फिर फिश उसको खाती है, वो हुक में फंस जाते हैं। तो कॉपर हुक्स बहुत मिली है हमें। अब आ जाती है आर्ट, हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। अब इतनी ज्यादा सील्स बन रही है, इतनी ज्यादा पॉटरी हो रही है, दैट मीन्स स्किल्समैनशिप बहुत अच्छी है उनकी। उसमें दो ये इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, एक तो डांसिंग गर्ल और एक है प्रीस्ट किंग। इसके फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए। अब ये डांसिंग गर्ल है, हमें यह पता होना चाहिए कि इसका राइट हैंड जो है वो अपनी वेस्ट पे है, और जो इसका लेफ्ट हैंड है वो फ्रीली हैंगिंग है, और इसके बाजुओं में बैंगल्स है। ये लर्न करनी है चीजें। इसके गले में एक माला है और जो इसके बाल हैं वो बंधे हुए हैं। ये फीचर्स को हमने लर्न करना है। सेम इज विद प्रीस्ट किंग। हमें लगता है कि ये शायद से इनका कोई राजा महाराजा ये हो सकता है, तो इसलिए इसको प्रीस्ट किंग कह दिया गया। अब प्रीस्ट किंग की क्या क्या चीजें हैं कि इसने एक टाइप ऑफ कोई शॉल सा लिया हुआ है जिसपे फ्लावर्स बने हुए हैं। बियर्ड भी रखी हुई है, ये देखो बियर्ड भी रखी है। दैट मीन्स उस टाइम पे मुस्टैशिस बियर्ड का भी कंसेप्ट है। आंखें जो हैं, कई लोग कहते हैं ये मंगोल्स वाले जो होते हैं जिनकी, जैसे हम चीनी जिनको कह देते हैं, तो वो वाली लगती हैं। कई कहते हैं कि ये बंद आंखें हैं। दैट मीन्स ये प्रीस्ट है जो ध्यान कर रहा है। उसके बाद एक हेडगियर लगा हुआ है यहाँ पे। हेडगियर में आगे रहेंगे और पीछे वो बांधा हुआ है, ये देखो ये फोटो में। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स आपको लर्न करने हैं, ये चीजें आती हैं पेपर में। स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग एंड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल। बीड्स बहुत सारी मिली हैं। सील्स जो हैं वो सारी स्टीटाइट, एक रॉक टाइप है, इसकी बनी होती हैं। अब सील्स का क्या पर्पस हो सकता है? वही आपको बताया कि टोल पे एंट्री एग्जिट पे दिखाना कि मैं एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन हूं हु कैन ट्रेड, या फिर सील एज ए बार्टर सिस्टम, एज ए करेंसी भी एक्सचेंज हो रहा है, उसके बारे में वी आर नॉट श्योर। जो सबसे बड़ी बात है, हम क्या कहते हैं कि आज के टाइम में कौन इंसान एक मतलब कि सभ्य सिविलाइज्ड मैन कौन है? इसको पढ़ना लिखना आता है। तो दैट मीन्स इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, बट स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक, मतलब कि वो लिखते नहीं थे, वो ड्रॉ करके बताते थे। और हर सिंबल का शायद से अपना कुछ मोटिव होता होगा, तो उसको जब वो डिसाइफर होएगी तो वो होएगी। एंड इट वॉज रिटन इज बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। बोस्ट्रोफिडॉन का मतलब पहले ऐसे लिखा, उसके बाद ऐसे लिखा, उसके बाद ऐसे लिखा, उसके बाद ऐसे लिखा। दिस इज कॉल्ड द बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। अगर मैं बोलूं माय नेम इज राजन शर्मा, आई एम दिस मच ओल्ड, आई लिव इन दिस सिटी एंड माय फेवरेट हॉबीज आर, ऐसे, ये है बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। ठीक है। स्वास्तिक साइन सारे घरों के बाहर मिला वहां पे। अब इसका रेलेवेंस पता नहीं कि शायद से इंडो यूरोपियन इफेक्ट आया, क्या ये रिलीजियस इफेक्ट है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, बट सभी घरों के बाहर से एक स्वास्तिक साइन मिला हमें। स्वास्तिक साइन की सील भी मिली है। अब आ जाता है रिलीजन। रिलीजन तो डालना ही डालना पड़ेगा हमें। उसका कारण क्या?
रिलीजन का कारण क्यों है? वैसे हम हर जगह जाते हैं, वहां पे रिलीजन को डाल देते हैं बीच में कि नहीं जी ये रिलीजियस तो होंगे ही होंगे। चाहे अगर ये पशुपति, जिसको हम कहते हैं पशुपति सील मिली है हमें, प्रोटो शिवा, यानी कि पुराने तौर के शिव जी की, तो ये हम कहते हैं कि प्रोटो शिवा की सील है। तो जरूरी क्यों है? बिकॉज लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीन चीजें हैं जो हर जगह मिलती हैं आपको। और तीसरी अगली क्या चीज मिलती है हर जगह? ह्यूमन बींग्स, इंसान आपको हर जगह मिलता है। ये सब लॉज के हिसाब से चलते हैं। पानी का लॉ है, ढलान से नीचे ही आएगा, इतने रेट पे इवेपोरेशन होगी, इतने रेट पे कंडेंसेशन हो जाएगी। पानी, हवा, पानी और जमीन की अपने लॉज है। बस एक ह्यूमन बीइंग है जो लॉज के बगैर है, जिसको जो मन में आता है वो कर देता है। आज उसका मन करेगा कि नहीं जी आज तो मैंने इतना बड़ा मैसेकर कर देना, आज मैंने इन्वेंशन अच्छा काम कर देना। सो इंसान को लॉज में लेके आने के लिए क्या बनाया गया है? रिलीजन। उसको अपनी हद में रखने के लिए बनाया गया रिलीजन। और इंडस वैली में भी हमने इस रिलीजन को डाल दिया हुआ है। सो बट हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जहां पर हमें लगता है कि वर्शिप होती होगी, कॉमन एक प्लेस ऐसी होगी, तो वो हमें मिला नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज अ सेकुलर सोसाइटी, जहां पे हर एक को अपने धर्म की छूट थी, लेकिन कोई भी रिलीजियसली कोई डोमिनेट नहीं करता था वहां पे। हर एक कोई भी अपने अपने रिलीजियस सेक्ट को फॉलो कर लो, बट कोई भी अपने आपको रिलीजियसली आपको नहीं करेगा। तो अब एक चीफ मेल डाइटी पशुपति सील, प्रोटो शिवा एंड फैलिक वर्शिप। इसकी फैलिक का मतलब होता है कि जो लिंग की पूजा होती है बेसिकली, जो आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, फर्टिलिटी की पूजा करते हैं, तो ये कंसेप्ट यहां से निकल चुका है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक एडवांस्ड वर्जन थे। एक ऐसे टॉपिक जैसे सेक्स एजुकेशन आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जिसको बात करने से सारे शर्माते हैं, बट एक देखो कि इतने 100,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, वहां पर इस कंसेप्ट को खुलेआम डिस्कस किया जा रहा था, बिकॉज इट वॉज फर्टिलिटी ऑफ मैन, वुमेन एंड प्राइमरीली ऑफ लैंड, कि लैंड उपजाऊ होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट तो पशुपति। सेम इज विद चीफ फीमेल डाइटी, मदर गॉडेस का कंसेप्ट भी आ गया, एंड दिस रिलेट्स टू फीमेल फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी का कंसेप्ट क्यों? क्योंकि इनकी सारा दिन रात इनका जो खाना पीना है, ये सिर्फ सर्वाइव ही क्यों कर पा रहे हैं? एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर कब अच्छा होगा? जब लैंड फर्टाइल होएगी, यानी कि लैंड उपजाऊ होएगी। तो फर्टिलिटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्रीज की पूजा भी करते हैं, बैनियन और पीपल की आज तक हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वैसे लॉजिक होगा कुछ कि ऐसी टाइम पास है? हाँ, दिन और रात दोनों को ऑक्सीजन देता है ये। उसके बाद गोश्त में, अगर ये भगवान में मानते हैं तो गोश्त में भी मानेंगे। और एमुलेट्स मिले हैं, तावीज होते हैं ना बेसिकली, तो वो मिले हैं। सो दैट मीन्स इनका रिलीजियस पूरा सेटअप सा बना हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट इज ब्यूरियल्स। अब इंसान मर गया, उसके बाद क्या? लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमें काफी सारे इसके ब्यूरियल्स के ऑप्शंस मिलते हैं। हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़, रोपड़ एंड लोथल। पंजाब की कौन सी साइट है? रोपड़ इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां से कुपरहीड़ा पास पता है? कुप पता है आपको? यहाँ पे दैट इज ऑल्सो एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रोपड़ बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि वहां पे डॉग के साथ एक इंसान को बरी किया गया। जैसे हमने मेसोलिथिक में भी पढ़ा था, एक नॉर्थ में एक थी, कौन सी थी? रिवाइज करा करो जाके, कि एक डॉग के साथ एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को बरी करा गया। तो सेम इज विद रोपड़, ऐसा हुआ। कई जगह रेक्टेंगुलर है, कई जगह ऊंस में हुआ है। ऊंस मतलब URNS, घड़े में बॉडी डाली और उसको बरी कर दिया। कई जगह क्या है, लोगों ने अपने घरों के बाहर ही डेथ के बाद उसको दफना दिया, और कईयों ने जाके ग्रेवयार्ड, शमशान घाट में एक कर दिया। कईयों ने उसको बिल्कुल ही एक नॉर्मल से कॉफिन में डाल दिया, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉफिन में डाल दिया। कईयों ने उसको सजा सजू के एक बढ़िया से अर्न में डाला। तो दैट मीन्स हमें क्या पता लगता है कि क्लास स्ट्रक्चर आ चुका है वहां पे, कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको तो बढ़िया से सजा सजू के हम एक कॉफिन में या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में या फिर ऊन में रखेंगे, बट जो आम है उसको ऐसे ही रखा और घर के बाहर कर दिया।
अब कईयों में क्या है कि ह्यूमन बॉडी के साथ में पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, खाने पीने का सामान ये भी डाला है और कईयों में नहीं डाला। बट जो ये खाने पीने का सामान, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, ज्वेलरी डाली, इससे क्या पता लगता है हमें कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि जब ये बंदा इंसान मर जाएगा तो उसके बाद जब जहां पर भी जाएगा तो वहां पे शायद से उसको यूज में आएगी। और कई जगहों पर हमें क्या मिलती है, डुअल ब्यूरल्स, कि एक ही कब्र में दो बॉडीज। अब कई इसको कहते हैं कि शायद से रिश्तेदारों को आपस में कर देते थे, बरी कर देते थे, आपस में मरते थे। कई कहते थे ये सती का एग्जाम्पल हो सकता है, बट ये कोई आज तक नहीं इसके बारे में पता लगा गया। एंड बरिंग ऑफ डॉग विद अ बॉडी इज फाउंड इन रोपड़ एंड द बॉडी वॉज इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, सिर नॉर्थ की तरफ करके पैर साउथ की तरफ करके उसको बरी किया जाता था। तो ये देखो एक साइट है आपकी, एग्जाम्पल है, इसके साथ काफी कुछ सामान भी रखा हुआ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारा? सबसे पहले अर्बन कल्चर एक डेवलप हो चुका है इंडिया में 2500 BCE में, या स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद 1920 में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे ना सीधा, जब ये मोहिंजोदारो, हड़प्पा मिले, उसके बाद नेशनलिस्टिक मूवमेंट में ना एकदम से ही बड़ा मोमेंटम सा आ गया। लोगों को प्राइड होने फील होने लग गया कि यार हम तो इतनी बड़ी सभ्यता के पार्ट रहे हैं, हम इन गोरों के नीचे क्यों हम दबे हुए हैं। सिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो जिस तरीके की सिटी ऑर्गेनाइजेशन, ड्रेनेज, ये सिस्टम तब था, इवन आज की डेट तक भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी हम आज बात करते हैं, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज बना रहे हैं, ये अकेला ही उसको मैनेज करी जा रहा था सारा। ड्रेनेज सिस्टम, दो घंटे की बारिश, 2 दिन तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 2 घंटे की बारिश के बाद आप शहर का हाल देख लिया करो तो, और उस टाइम में कितना बढ़िया है। कॉटन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया को कॉटन भी देता था। वो हमें कैसे पता लगा? सिंडोन, मेसोपोटामिया में कॉटन को, सिंडोन एक प्रोडक्ट है जो सिंध नदी के उधर से आ रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सिंडोन। एंड वाटर मैनेजमेंट एक साइट मिली है, वहां पे वाटर की मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोई भी वाटर वेस्ट नहीं होने देना, धोलावीरा में उसकी एक साइट मिली है। सो दिस इज द लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे एक एक साइट के बारे में, वहां पे क्या क्या मेन चीजें मिली हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। रिवर कौन सा? इंडस। किसने चूज करा है, किसने फाइंड आउट करा है इसको? दयाराम साहनी ने। 800 मीटर स्क्वायर ग्रैनरी, सबसे बड़ी ग्रैनरी जो है FCI का गोडाउन टाइप्स, वो यहां पे मिला। लिटिल बुलक कार्ट, मार्क एंड एकाज। अब ये ऐसा का एक बुलक कार्ट की एक वहां पे मॉडल मिला हमें, बट ये देखो स्पोक्ड नहीं है ना, अभी भी ये सॉलिड व्हील है, बीच में एक छेद करा और उसको आपस में जोड़ दिया। फैलिक वर्शिप, जो हमने पशुपति नाथ की करिए, फर्टिलिटी वर्शिप बेसिकली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ऋग्वेदा में भी हड़प्पा का रेफरेंस है, हडुपिया। हडुपिया का मतलब क्या है? ऋग्वैदिक में इसका रेफरेंस होने का मतलब क्या कि आर्यंस और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शायद से कुछ लिंक हो सकता है। नेक्स्ट इज मोहिंजोदारो, माउंट ऑफ डेड। ये देखो, जो मैंने आपको बोला था कि सिटाडेल है, ये आम लोगों के घर है। अब सिटाडेल बना हुआ है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो सारे शहर को देख सके, तो ये सिटाडेल बना है और ये आम लोगों के घर है। मोहिंजोदारो में क्या मिला? माउंट ऑफ डेड, बिकॉज ऑफ बहुत सारी लाशें मिली है वहां पे हमें। रिवर कौन सा? इंडस। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, दैट इज पाकिस्तान। फाउंड आउट बाय RD बैनर्जी 1921। सिटाडेल, यहां पर भी सिटाडेल मिला, ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ है ये। अब इसका रेलेवेंस किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या आता है कि अगर यहां पर ये ग्रेट बाथ है, पानी कहीं से भरते होंगे, तो कहां से पानी भरते होंगे? लिखा हुआ रिवर से, कौन से रिवर से भरेंगे? इंडस से। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ये ग्रेट बाथ में पानी कहां से आता था,
क्या सिर्फ बारिश का पानी होता था कि कोई सोर्स भी था इसका? तो रिवर इंडस ही अगर बह रही है तो वहीं का पानी लेंगे, और कहां से ले लेंगे? और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड प्रीस्ट किंग जो हमने डिस्कस करा। अब ये ग्रेट बाथ से क्या पता लग जाता है कि लोगों को अपनी हेल्थ और हाइजीन, अपने आप को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। कई कहते हैं कि इट वॉज अ रिलीजियस प्लेस। ये देखो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि शायद से ना कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर रिलीजियस जो लोग हैं, प्रीस्ट है बेसिकली, वो बैठ के यहाँ पे ध्यान करते होंगे, बट इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। बट हमें यह जरूर पता लग जाता है कि हेल्थ एंड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के मामले में बहुत पर्टिकुलर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत याद रखना है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल एंड प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला वो मोहनजोदारो से मिला है हमें। और सरोवर्स, आज भी सरोवर्स का रेलेवेंस बहुत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां मर्जी चल जाओ, सरोवर का कंसेप्ट दिखता है हमें। तो यहीं से सारी लेगेसी चल रही है कि अपने आप को साफ रखो, उसके बाद कुछ धर्म का काम करो या अच्छा कर्म तभी करो, पहले अपने आप को साफ कर लो। छन्नूदर कहां पर है? ये सिंध डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। रिवर इंडस, बीड फैक्ट्री एंड सील मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? यहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला हमें। वो पूछेगा कि विच इज द साइड, कि कहां पे सिटाडेल नहीं मिला हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चाहे कि वो एक यूनिफॉर्म फीचर था। तो क्या है वो? छन्नूदारो। डॉग पॉज ऑन ब्रिक वर्क। अब इसका रीजन किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है कि कुत्ता भाग रहा था, गिल्ली ईंट के ऊपर से निकल गया तो उसका पंजा लग गया, या किसी ने जान के एज ए निशानी, मतलब कि उसकी डेथ के बाद उसके पंजे लगा लिए। तो इसका कारण नहीं पता, बट हमें एक ईंट ऐसी मिली है जिसपे डॉग का पंजा लगा हुआ है। मस्टर्ड के एविडेंस मिलते हैं यहां से। एंड कॉपर कार्ट एक ऐसा मिला है, ये देखो पीछे हमने पढ़ा था स्टोन का, यहां पे किसका मिला है? कॉपर का। नेक्स्ट इज लोथल। लोथल अब कहां पर आ गया? गुजरात में। रिवर भगोवा, इसके नीचे कौन सा आ जाता है? गल्फ ऑफ, कल पढ़ा हमने, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबाटा, तो वो आ जाता है। इट इज एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहां पे, ये देखो ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। और ईंटें देखो, ईंटें ये एक्चुअल में इसी की हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये है। अब आर्टिफिशियल डॉकयार्ड क्या है? जहां पे आके जो शिप्स हैं वो खड़े हो जाते हैं फॉर ट्रेड की, उतरना है चढ़ना है किसी ने। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रिवर भगोवा से अरेबियन सी में भी तो कनेक्ट करना है ताकि आगे पर्शियन गल्फ में जा सके। सो ये कनेक्शन के लिए यहां पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड क्रिएट किया गया। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, हस्क ऑफ राइस, यहां पे राइस के रिमेन्स हमें मिले हैं। नो सिटाडेल, ये फिर से एक पॉइंट आ गया आपका, सिटाडेल यहां पर भी नहीं है। हाउस इज ओपन टू मेन स्ट्रीट, यहां पर लोथल की एक क्या और खासियत आ गई? वैसे सभी जो घर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो मेन स्ट्रीट के ऑपोजिट खुलते हैं, सिर्फ लोथल में है कि मेन स्ट्रीट की तरफ खुल रहे हैं। जॉइंट ब्यूरल्स, दो बॉडीज को इकट्ठे दफना दिया, उसका रीजन इज अननोन। हॉर्स टेराकोटा डाउटफुल। अब देखो लोथल इज इन कनेक्ट विद द मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट में तो घोड़े हैं। अब लोगों को ये लगता है कि शायद से क्या हुआ, वहां पे कोई ट्रेडर गया होगा, उसने घोड़ा देखा और वापस आके घोड़े का ये फिगर बना दिया। अब ये घोड़ा लगता भी किस एंगल से लग रहा है, बट ये कहते हैं कि इट इज अ हॉर्स। या फिर ये भी हो सकता है कि उधर गया, पर्शियन गल्फ वाली साइड से गया, मेसोपोटामिया से, घोड़ा साथ ही ले आया, तो शायद से ये घोड़ा है। और सील्स ऑफ शिप्स जो भी हमने पीछे देखी थी वो भी लोथल से मिली है। ये जो ट्विन बरियल है ये रहा आपका। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान। रिवर घग्गर। ब्लैक बैंगल्स फाउंड फ्रॉम हियर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कालीबंगन। फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड जिस बेसिकली जिसको कहते हैं, तो हवन कुंड की वजह से हम क्या कहते हैं कि शायद से रिलीजियस हो सकते हैं ये, तो यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ करते होंगे। बट क्या पता है यहाँ पे कोई जैसे चावल अगर बनाना है उसमें, या मीट वगैरह बनाना है उसके लिए यूज हो सकता है, या एनिमल सेक्रीफाइस के लिए यूज हो सकता है, तो वी डोंट नो। बट फायर ऑल्टर्स यहाँ पे मिले हैं। फरोड लैंड मिली है यहाँ पे, मतलब कि जोती हुई जमीन मिली है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट इज कैमल बोन्स भी मिली है, यानी कि कैमल वाज नोन टू कालीबंगन। राजस्थान में तो ऑब्वियसली कैमल तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। बोन्स इन फायर ऑल्टर्स, अब ये हवन कुंड के अंदर बोन्स मिली है हमें,
तो दैट मीन शायद से ये हो सकता है कि ये एनिमल सेक्रीफाइस में विश्वास रखते होंगे, नेचर को खुश करने के लिए या फर्टिलिटी के लिए या लैंड के लिए, क्योंकि इस टाइम पे नेचुरल सबको क्या चाहिए कि बारिश आ जाए, सूखा ना पड़े, जमीन अच्छी रहे, तो बेसिकली नेचर को वर्शिप करेंगे, हवा पानी को वर्शिप करेंगे। तो शायद से ये हवा पानी को वर्शिप और उसको खुश करने के चक्कर में एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। बट कई कहते हैं कि ये तो रीजन है कि यहाँ पर मीट वगैरह बनाते थे, उसके बाद जो बच जाती थी वो इसको फेंक देते थे। तो इट इज नॉट क्लियर, नो क्लियर कट ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सारी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में ड्रेनेज सिस्टम मिला, यहां पर नहीं मिला। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट यहाँ पे मिला, एक से ज्यादा क्रॉप एक ही लैंड पे उगाना। आज की डेट में जो प्रैक्टिस बनाया गया कि लेग्यूम्स उगाओ ताकि जो सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू वो खत्म ना हो जल्दी जल्दी। बनवाली हरियाणा, सरस्वती रिवर, हैवी क्ले पॉटरी एंड बार्ले। बाकी जो एविडेंसेस मैं बता रहा हूं, सील्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ये हर जगह मिले ही मिले हैं। यहां पर हम सिर्फ यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं कि खास क्या चीज मिली है यहां पर। कोट दिजी, सिंध, पाकिस्तान, रिवर इंडस, स्टोन वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको बताया था ना कि 99% केसेस में ब्रिक्स यूज हो रही हैं, बट सिर्फ 2-3 ऐसी जगहें हैं जहां पर स्टोन यूज हो रहे हैं, एंड वन ऑफ देम इज कोट दिजी। अब इसका कारण आप ढूंढना कि वहां पे स्टोन क्यों यूज हो रहा है और वहां पे मिट्टी क्यों नहीं, मिट्टी की अपना ईंटें क्यों नहीं यूज हो रही। लोकेशन देखोगे और लोकेशन के बाद सोचना यहाँ पे स्टोन क्यों यूज कर रहे हैं हम अभी भी। एंड पॉसिबली शायद ये लोग कहते हैं यहाँ पे पूरे इस शहर में आग लग गई थी और ये खत्म हो गया था, क्योंकि हर चीज के यहाँ पे राख मिली है हमें। एंड ब्रॉन्ज बैंगल्स मिली है यहां से हमें। राखी गढ़ी हरियाणा, घग्गर रिवर, एंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक्सकैवेट हुई है। एंड फायर इन रिलीजियस पर्पसेस, हवन कुंड यहां पर भी मिले। नेक्स्ट इज अमरी, सिंध, इंडस रिवर, पेंटेड हम्ड इंडियन बुल। एनसीईआरटी में ये फोटो दिखती है, काफी जगह हमें फोटो दिखती है ये, तो इट इज बिलोंग्स टू अमरी। उसके बाद ये आ गया आलमगीरपुर, कहां पर आ गया, यूपी में, रिवर यमुना। सुटका गेंद्रो बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाली साइड पर आ गया आपका। एंड मकरान कोस्ट, यहां पर कोई रिवर क्यों नहीं है इस साइड में, कोस्टल टाउन है ये, यहां पर समुंदर ही है, इसके बाद समुंदर शुरू हो जाता है, इसको रिवर की जरूरत नहीं है। सुरकोडाटा गुजरात, लोअर एंड अपर फोर्टिफिकेशन, यहां पर भी क्या है, ये कोस्टल टाउन है एक। रोपड़ पंजाब, रिवर सतलुज, फर्स्ट एक्सकावेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक तो डॉग ब्यूरल भी आ गया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट साइट हमने एक्सकावेट करी दैट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रोपड़ यानी या रूपनगर। रंगपुर इज इन गुजरात एंड अली मुर्द इज इन सिंध, मतलब इनके रिवर्स की हमें जरूरत नहीं है। सो दिस वाज फॉर द डे। अब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया।